गिरफ्तारी हो रही है, हम सब गिरफ्तारी के पीछे न्यूट्रल हैं या मौजूदा हुकूमत? असल मरकजी किरदार कौन है खान साहब? आप मुकम्मल खामोश हैं, कोई हुक्म आया खान साहब? खान साहब अगर जवाब दे दें तो अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ समा टीवी पर। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की हेडलाइन अगर कोई बनती है तो वो ये बनती है दैट द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बैडली एक्सपोज्ड। आज की अगर कोई हेडलाइन बनती है तो वो ये बनती है कि इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान का अदालती और कानूनी निज़ाम एक्सपोज हुआ है कि पूरी दुनिया को पता लग गया कि यहाँ पे जिसके पास ताकत है, जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो फिर कुछ भी कर सकता है। ये जो आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, इमरान खान चेयरमैन PTI पेश हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़मानत लेने के लिए, तो रिपोर्टर उनसे पूछ रहा था कि कौन करवा रहा है। तो इमरान खान ने बस एक जवाब दिया। जब 3-4 दफ़ा रिपोर्टर ने पूछा तो इमरान खान ने बोला कि बड़ा ख़तरनाक खून है, बड़ा ख़तरनाक खून है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर अक्सर ये बातें होती हैं कि भाई फ़लाने की SHO के साथ वाकफियत थी, इस वजह से उसने फ़लाने पर झूठा पर्चा करवा दिया। और फिर जैसे जैसे क्लास चेंज होती है, कैटेगरी चेंज होती है, उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती है। किसी की IG से वाकफियत है, किसी की SHO से वाकफियत है, उस हिसाब से एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी पाकिस्तान में होना एक कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि अगर किसी के पास ताकत है, अगर किसी के पास इक़्तिदार है, तो फिर इमरान खान को भी वो रगड़ा लगाना चाहे तो रगड़ा लगा सकता है और दहशतगर्दी की अदालत में घसीट सकता है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान जो है, मैं ठीक है मानता हूं कि इमरान खान का कसूर ये है कि उसने नारा लगाया था कि रियासत मदीना बनाना चाहता हूं मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, और उसमें वो नाकाम हुआ। और मैंने तो तनकीद की कि भाई आप कहते थे रियासत मदीना बनाऊंगा, और देखें जुडिशल सिस्टम का क्या हाल है, आप देखें कि गुर्बत का क्या हाल है, आप देखें बाकी चीज़ों का क्या हाल है। आपने गलत फैसले किए, आपने गलत लोग चुने अपने इस मकसद के लिए। तो ये तनकीद तो जायज़ है ना, मतलब कि ये तनकीद हम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप इमरान खान को सियासी तौर पर गैर मकबूल करना चाहते हैं और उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आपने दहशतगर्दी लगा दी। मतलब कि देयर इज अ लिमिट टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि कर क्या रहे हैं आप इस मुल्क में? ये मजाक है लीगल सिस्टम के, जहाँ पे एक साबिक वजीर आजम भी, मैं कहता हूँ कि चलो वज़ीर आजम पर भी पर्चे होते हैं, केसेस बनते हैं, लेकिन कोई मुझे ये बता दे, कोई बंदा ये मानेगा कि इमरान खान जैसे आदमी का, जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान को सर्व किया, फर्स्ट एज अ क्रिकेटर, देन एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, देन एज अ पॉलिटिशियन, एंड देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 22 years ऑफ स्ट्रगल, और उसमें फिर जो उसकी परफॉर्मेंस थी उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन कोई ये कह सकता है कि ये बंदा दहशतगर्द है? कैसे कह सकते हैं यार? आपने लीगल सिस्टम को मजाक बना दिया, लोग हंस रहे हैं, और इमरान खान भी यही बात कर रहा है, और मुझे इत्तेफाक करना पड़ेगा इस बात से कि लोग हंस रहे हैं कि देखिए ये व्हाट अ मॉकरी ऑफ द लीगल सिस्टम इन दिस कंट्री ऑफ 22 करोड़ पीपल, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि जी आपका दिल की आपने दहशतगर्दी लगा दी। क्या कह रहे हैं इमरान खान, सुन लें। सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ा है कि एक तशद्दुद होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है शहबाज गिल का, कंफर्म हो जाता है अदालत के अंदर कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और मैं ये कहूँ कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा है। सारी दुनिया के अंदर हेडलाइन न्यूज गया है, पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है। मजीद क्या गया इमरान खान ने आज दहशतगर्दी की अदालत में जमानत में पेश होने के बाद? ये भी सुना, वो आदमी जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करे इस केस के ऊपर। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। और आज इस पेश के बाद असद उमर जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो बात की उससे भी इत्तफाक करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर, पाकिस्तान के कौम के धड़कते हुए दिल की धड़कन, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटा हुआ है। उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटना पाकिस्तान के
वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, वो गाजी जो इस दहशतगर्दी की जंग को लड़ते रहे हैं, ये उनकी भी तौहीन है, ये पाकिस्तान के कानून की तौहीन है। तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सारी दुनिया के अंदर बात की जा रही है कि इस 22 करोड़ के जमहूरी मुल्क को क्या हो गया है, जहां तकरीर करने के ऊपर सबसे बड़े सियासी लीडर के ऊपर पर्चे काट दिए जाएं। तो ये सूरत हाल है। और मैं ये बताता चलूँ कि मैं अगर इस पर तनकीद कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है जो लोग मेरा शो देखते हैं उन्हें ये मालूम है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इमरान खान के नाम का ढोल बजाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इमरान खान की शख्सियत के सहर में मुब्तला हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इमरान खान की शख्सियत परस्ती पर यकीन रखते हैं कि जी बस जो इमरान खान ने कह दिया वो ठीक कह दिया। मैंने तो बहुत तनकीद की है इमरान खान पे, आगे भी करूंगा जहां पर मुझे लगेगा कि वो गलत फैसला है, गलत स्टेटमेंट है, गलत पॉलिसी है, बैरूनी साजिश के हवाले से मैंने बहुत तनकीद की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि मैं इमरान खान के फैसलों, गलत फैसलों का नाक़िद हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 75 साल में इस मुल्क ने इमरान खान से बड़ा ब्रांड इंटरनेशनली प्रोड्यूस नहीं किया। आज भी आप बाहर जाके देखें, इमरान खान से बड़ा ब्रांड प्रोड्यूस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिक्स हिंदुस्तान ने बड़े बड़े ब्रांड प्रोड्यूस किए, इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन है। पाकिस्तान ने इमरान खान, मुझे याद आ गया, आई वाज ऑन अ ट्रिप इन 2013 मालदीव्स में। तो आप जब भी अपने मुल्क की सरहदों से बाहर निकलते हैं तो मेरी आदत ये है कि मैं अक्सर वहाँ पे लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैं मालदीव्स में एक बोट ट्रिप पे था, तो मेरे साथ एक ऑस्ट्रेलियन कपल था, उनसे मेरी गपशप शुरू हो गई। तो खातून ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से। और अगला सवाल फिर मैंने वही पूछा, व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान। तो उसने फ़ौरन बोला इमरान खान। ये 2013 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो मुझे खुशी हुई, आई फेल्ट प्राइड एज अ पाकिस्तानी कि चलो एक ब्रांड है हमारे मुल्क का जिसके हवाले से हमें बैनुल अक़वामी सतह पर जाना जाता है। तो मैंने कहा हु एल्स यू नो फ्राम पाकिस्तान। उसने कहा नो वन। तो उस टाइम शोएब अख्तर की बड़ी पीक थी, द फास्टेस्ट बॉलर, अभी रिसेंटली रिटायर हुए थे शोएब भाई उन दिनों में, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। फिर वसीम अकरम, वकार यूनुस भी अपनी धाक जमा चुके थे, रिटायर हो चुके थे। तो मैंने कहा डू यू नो अबाउट वसीम अकरम। तो उसने कहा नो। मैंने कहा डू यू नो अबाउट वकार यूनुस। उसने कहा नो। मैंने कहा डू यू नो अबाउट शोएब अख्तर, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। उसने कहा नो। तो मैंने कहा यू ओनली नो अबाउट इमरान खान। उसने कहा येस आई ओनली नो अबाउट इमरान खान बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम। ये उसने तब बोला। तो कहने का मकसद ये है भाई कि ब्रांड है, सियासी इख्तलाफ है, इख्तलाफ की हद तक रखो, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करो, लेकिन इस मुल्क को चलने दो, जुडिशल सिस्टम को सांस लेने दो, इसको एज अ टूल इस्तेमाल ना करो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ या राइवल्स के साथ स्कोर सेटल करने के लिए। अगर ये हो सकता है इस लेवल पर, तो निचले लेवल पर तो कुछ भी हो सकता है। जो तगड़ा आदमी है वो कमजोर आदमी की तो ऐसी की तैसी फेर सकता है, वो उसको गलत पर्चा देकर थाने में लितर भी मरवा सकता है, जेल भी डलवा सकता है। अगर इमरान खान के साथ दहशतगर्दी वाला मामला हो सकता है तो आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में किसके साथ क्या नहीं हो सकता। दैट इज माई ओनली क्वेश्चन, क्या नहीं हो सकता। तो जितना कसूर है उस हिसाब से आप ट्राई कर लें, लेकिन आपने दहशतगर्द बना के एपीएस वालों की सफ में खड़ा कर दिया, फॉर गॉड सेक, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो जो सच है वो तो बोलूंगा मैं, और पहले भी बोलता हूं। कभी पीटीआई वालों को बुरा लगता है तो वो मुझे जमीर फरोश लफाफा कहना शुरू कर देते हैं, और बहुत कहा है पीटीआई वालों ने, लेकिन ये उनका ज़र्फ है, ये इमरान खान के फॉलोअर का ज़र्फ है। मेरा ज़र्फ ये है कि जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बोलूंगा। आज मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, गैर कानूनी अमल है, एफआईआर क्वाश होनी चाहिए, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी है, तो मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं। बाकी अल्लाह मालिक है, फिर देखा जाएगा। शाह खावर साहब हमारे साथ है। शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एक कानूनी एक वकील की हैसियत से अपनी कानूनी राय दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं इस पूरे हफ्ते में जिक्र कर रहा हूं, वो 7 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के फैसला दे गए कि दहशतगर्दी की दिफा दहशतगर्दों पर लगनी चाहिए जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। और ये मजाक बना हुआ है। शाह साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उस दिन मेरे शो में आए थे और मुझे कहते हैं देखिए जी इस 1 साल में 40-45 वकीलों पे दहशतगर्दी लगी है। तो भाई क्यों लगी वकीलों पे? सहाफियों पे क्यों लगती है, वकीलों पे क्यों लगती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम क्रिमिनल पे भी नहीं लगनी चाहिए जिसने 302 भी किया हुआ है।
तो इज दिस अ जस्टिफिकेशन कि देखिए 45 वकीलों पर लगी थी तो उन्होंने भी बाद में हटा ली थी, तो खान पे भी लगी है तो कोई बात नहीं, वो भी हटा ले अगर सही नहीं लगी है। इज दिस अ जस्टिफिकेशन? शाह खबर साहब, देखिए बात सुने, ये बड़ी एक लंबी बहस है। आपने जिस जजमेंट का हवाला दिया वो बिल्कुल अच्छी जजमेंट थी और अभी भी वो लागू है। उसमें यह था कि पुलिस जो है वो किसी भी जुर्म में, चाहे वो 302 का जुर्म है कत्ल का या इक़दाम कत्ल का या दंगा फसाद का, तो उसमें वो 7 एंटी टेररिज्म एक्ट लगा देते थे और उसको जो है वो इसलिए कि ताकि वो बेलेबल ना रहे और उसमें बेल ना हो। और लेकिन उसमें ये होता था कि सबसे पहले जब कोई एतराज़ करता था जुरिस्डिक्शन ऑफ द एंटी टेररिज्म कोर्ट के ऊपर तो उसको भी सुना जाता था। फिर कोर्ट ये डिसाइड करती थी कि ये इन्होंने जिस जुर्म के साथ 780A लगाया हुआ है क्या वो एप्लीकेबल है भी या नहीं है। तो वो कोर्ट अगर समझती थी कि इसमें उसका इतलाक नहीं होता तो वो कहते थे कि उसको ऑर्डिनरी कोर्ट में भेज दें। लेकिन इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लार्जर बेंच ने इस पर फैसला दिया। उन्होंने ये कहा कि हर जो जुर्म है और बेईमाना जुर्म है, इवन ब्रूटल मर्डर है, एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो है वो एक जुर्म हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप दहशतगर्दी की जो दफ़ा है वो भी लगाएं। उसमें उन्होंने वाज़ेह ये किया है कि वो दहशतगर्दी वहाँ पे होगी जहाँ पे जुर्म करने वाले ने अगर कत्ल किया है, अगर रेप किया है, अगर रैंसम के लिए किसी को अगवा किया है, तो इस नीयत से किया है कि उससे अवाम में और लोगों में खौफ व हरास फैल जाए, इस नीयत से। तो इसलिए फिर वो बहुत सारे ऐसे मुकदमात थे सैकड़ों की तादाद में जिनमें एंटी टेररिज्म एक्ट लगी हुई थी, उनमें से वो हट गई और वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जो जो जराइम थे वहाँ पे चले गए। जहाँ तक इमरान खान साहब पे 780A का लगाने का ताल्लुक है तो वाकई ये कंट्रोवर्शियल है। इसको लगाने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझना चाहिए था, इस पे कानूनी राय प्रॉपर लेनी चाहिए थी। अगर तो कोई देखे, अगर कोई जुर्म मैं समझता हूँ कि अगर बनता अगर था, अगर वो उसको समझा जाए कि वो एक इंटिमिडेशन है या धमकी दी गई है, तो वो तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो सेक्शन 506 जो है वो लग जाती है, या कार्य सरकार में मुदाखलत 553 लग जाती है पाकिस्तान पीनल कोड। डायरेक्ट 780A लगाना और उसके साथ और कोई ऑफेंस नहीं है, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। लेकिन इसको फिर कोर्ट्स ऑफ लॉ जो है वो देख लेती इसी है। तरफ आते हैं यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए बात ये है, फरमाइए। देखिए बात ये है कि देखिए कानून की पासदारी, आइन और कानून की पासदारी और उस पर अमल दरामद करना ये हर शहरी का फ़र्ज़ है। वो मुझ पे भी फ़र्ज़ है, आप पे भी फ़र्ज़ है, इमरान खान साहब पे भी है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पे भी और आम शहरी पे भी है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी था कि आप पब्लिकली IG को या DIG को या एडिशनल सेशन जज को उनका नाम लेके आप जो है वो इस तरह की बात करें और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके लोग फॉलोअर्स हैं, नौजवान हैं, उनमें जो है इश्तियाल पैदा हो सकता है उन लोगों के बारे में। इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, मैं इसको कभी भी नहीं कहूँगा। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बताएं कि अगर इसको तो छोड़ दें, 780A तो एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि वो उसकी FIR कटनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ज़्यादा उसमें यही राय है कि नहीं कटनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अज खुद नोटिस लिया, वो क्यों लिया है? क्या ये वही हाई कोर्ट नहीं है कि जिसने जो है वो PTI को भी रिलीफ दिया? मैं और आप नहीं, मैं नहीं, मेरी जरा बात सुन ले। बात ये है कि हमारी लीडरशिप, सर मैं चाह रहा हूं हमारी लीडरशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, चाहे जो भी हो, उनको ये चाहिए है कि वो ऐसे तासुर अपने अवाम में या उसमें या अपने फॉलोअर्स में न दें कि जिससे वो कानून को अपने हाथ में लेने की जो है वो कोशिश करें या नफरत किसी के बारे में फैले। ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि इदारों का एहतराम जो है तो मैं समझता हूं आप ये समझते हैं, हर एक आप ये कह रहे हैं कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी राय में दुरुस्त है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बादियो नज़र में बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि उस हाई कोर्ट ने ये महसूस, देखिए आम तौर पे बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेके सियासी लीडरान जो हैं वो दोनों तरफ के वो नाम लेके उनका जो है वो उनकी तस्दीक करते रहे। लेकिन वो जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं वो जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों कॉग्निजेंस ली? उन्होंने इसलिए ली
कि इससे अगर ये कॉग्निजेंस ना लेते तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जो कि फील्ड की जुडिशरी होती है, जिन्होंने रोजाना रिमांड देने होते हैं लोगों को जुडिशियल भिजवाना होता है, लोगों को डिस्चार्ज करना होता है, वो अगर किसी की पसंद या नापसंद का फैसला आए और उसके बारे में पब्लिकली ऐसा कहा जाए तो आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है वो चौक हो जाता है। इसलिए उन्होंने जब ये कॉग्निजेंस लिए इस वजह से कि वो जो एंजाइटी है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वो खत्म हो, वो खुल के और इंडिपेंडेंट होके काम करें और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब उसका होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए बजाय मैं आपसे अर्ज करूं इससे पहले कि आगे आप बताएं कि उसका होना क्या चाहिए, 1 मिनट मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। शाह साहब मेरी भी गुजारिश सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की दिफात नहीं लगनी चाहिए थी। अब हम इस पे आ जाता है कि जो इमरान खान ने बात की है, अगर प्रोड्यूसर वो शॉर्ट है तो दोबारा जरा चलवाना है हमने, वो रख लीजिएगा कि इमरान खान ने जो बात की है अगर उस पर दहशतगर्दी नहीं लगनी चाहिए तो उस पर क्या लगना चाहिए? क्या उस पर कोई FIR दर्ज हो सकती है कार्य सरकार में मुदाखलत की? क्या उस पर 506 लग सकता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर कि उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? तो आप ये फरमा रहे हैं कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो बादियो नज़र में आपकी नज़र में दुरुस्त है, आपकी राय में दुरुस्त है। चले इस पर बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बता दें कि दहशतगर्दी को छोड़कर किसी और ऑफेंस के तहत आपको लगता है कि उस स्टेटमेंट पे इमरान खान पे FIR हो सकती है, दहशतगर्दी को छोड़कर 506 में या कार्य सरकार में मुदाखलत? देखिए बात ये, मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने कोई अगर उनका ये अल्फाज या वो जो उन्होंने सख्त लहजे में बात की है, अगर तो वो इंटिमिडेशन के जुमरे में आता है तो बिल्कुल अगर उन पे FIR कट सकती है तो 780A की नहीं कट सकती, उन पे 506 की कट सकती है, उन पे 535 पे कट सकती है, लेकिन दहशतगर्दी पे नहीं। लेकिन वो भी फिर ये है कि अगर FIR काट देना कोई इशू नहीं है, उसका चालान कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है। कोर्ट ऑफ लॉ ने देखना है कि क्या उस पर चार्ज फ्रेम हो सकता है, क्या वो जो इवन क्रिमिनल इंटिमिडेशन की भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे हो सकते हैं, ये ट्रायल कोर्ट्स ने डिसाइड करना है। FIR काटने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता, उसको पूरा आर्टिकल 10A का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और दूसरी बात ये है कि ये पॉलिटिक्स में जो है ये पॉलिटिशियंस पे पर्चे होते रहते हैं। आप पाकिस्तान की तहरीक से देख लें, आज तक देख लें, मार्शल लॉज में, इवन जमहूरी दौर में पॉलिटिकल मुखालफीन के खिलाफ पर्चे होते रहते हैं और ये उनको जो है वो कोर्ट्स ऑफ लॉ क्वैश भी कर देते हैं। इमरान खान के दौर में भी हुए कि किसी को सियासी बुनियादों पर। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पर्चे होते रहते हैं पॉलिटिशियंस पर, और इमरान खान के दौर में भी होते रहे, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती ना, अगर कोई पर्चा गलत दर्ज हुआ है तो वो जवाज नहीं हो सकता। वो जवाज नहीं हो सकता कि जी क्योंकि पहले भी होते रहे हैं तो इस वजह से अभी भी हो गया। इमरान खान के दौर में भी होते रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, लेकिन इस वजह से अभी उनका दौर गया तो उनके ऊपर भी हो गया, ये दुरुस्त नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे अर्ज करूँ, हम पहले वो स्टेटमेंट सुनते हैं, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर डिस्कशन करें कि इमरान खान की स्टेटमेंट के हवाले से क्या किया जा सकता है मजीद इसके अलावा, या नहीं लिया जा सकता। सुनाए जी क्या कहा था खान साहब। शर्म करो IG, इस्लामाबाद IG, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला। अच्छा, अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, शाह साहब आपने कहा कि 506 की बादी नज़र में FIR हो सकती है। मैं पढ़ता हूं 506 तो सज़ा का सेक्शन है ना, जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन की सज़ा का तयन किया गया है, वो लगती है FIR में। लेकिन क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डिफाइन तो 503 में किया गया, तो वो बोलता है जी whoever threatens another with any injury to his person, whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation.
ये 503 है। अब इमरान खान जो कह रहे हैं और जो तशरीह बात में आई और जो वजाहत बात में आई, आज बाबर अवान साहब ने भी कहा कि वो कह रहे थे कि कानूनी एक्शन की मैं बात करूं। अगर कानूनी को हम निकाल भी दिया और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को देखें कि हम आप पे एक्शन लेंगे, तो आपके ख्याल में वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन बनता है? मेरा ख्याल है जो आपने अभी पढ़ा है ना, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी, आप भी कर रहे हैं और पूरी वकला कम्युनिटी देख रही है, ठीक है। अगर ये अल्फाज कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और जज का नाम लेकर, क्या ये इंटिमिडेशन नहीं? जज के बारे में ये नहीं कहा, ये डीआईजी और आईजी के बारे में कहा। आप छोड़ दें बातों को, देखिए मैं खुद देखिए मेरी बात, डीआईजी आईजी को कहा, जज को नहीं कहा। जज को कहा एक्शन लेंगे। देखिए आईजी को कहने, मुझे एक बात बताएं कि आईजी के खिलाफ अगर इस तरह कोई बात करता है तो उसके पास क्या रेमेडी है, मुझे बताएं। मैं ये नहीं कहता कि 780 ये लगती है, क्या मैं ये कहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनको अल्फाज के चुनाव में, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो इमरान खान हो, उनको जब अवाम में खिताब कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुन लें प्लीज 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 प्लीज। आप अगर मेरे साथ उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम बड़ी इस पे लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं उसको सुने आप। बात यह है कि क्या इस चीज की जरूरत थी, क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था? आप अगर आईजी के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, अगर एडिशनल सेशन जज ने कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसके 100 तरीके हैं, आप उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे इजाजत दीजिएगा। MIT है, मेंबर इंस्पेक्शन, मुझे इजाजत दीजिएगा, ब्रेक का टाइम। आप कह रहे हैं कि क्या इसकी जरूरत थी, इसको अवॉइड किया जा सकता था? बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन अगर कह दिया और अगर कोई कह देता है आईजी को कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना चाहता हूं, तो मेरी नज़र में कानूनी तौर पे वो कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि आईजी के खिलाफ भी एक्शन तो हो सकता है ना कानूनी तौर पे। अगर आईजी कोई मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हो रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन तो हो सकता है। तो अगर कोई कहे कि मैं आईजी डीआईजी तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, तो तुम कह रहे हैं या ओए कह के बुला रहे हैं, नामुनासिब है, उससे आईजी साहब की ईगो हर्ट हो सकती है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये देखना है कि क्या वो गैर कानूनी है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवाज़। शाह साहब, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है अब, और आखिरी सवाल ही आपसे पूछूंगा, आप भी कोशिश कीजिएगा इसको हम कंक्लूड कर ले। मैं ज़ाती राय में ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो कुछ भी कहा वो अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं था और गैर ज़रूरी था और नहीं कहना चाहिए था और एहतियात बरतनी चाहिए थी, ख़ास तौर पे गिवन द फैक्ट कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनका जो फॉलोवर है वो कितना जज्बाती है। और हमने देखा है पिछले दिनों इदारों के हवाले से भी जो ट्रोलिंग हुई है वो बहुत ही नामुनासिब थी, और मैंने तो उस पर तनकीद भी की। और अगर कोई उसके अंदर शामिल है तो उसका एहतसाब भी होना चाहिए। गिल साहब पे FIR हुई, मैंने कहा बादियों नज़र में FIR होनी बनती थी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अब इमरान खान की स्टेटमेंट की, और मैं आखिरी अपना जुमला कहता हूँ, फिर आपका ओपिनियन लूँगा कि मुझे ज़ाती तौर पर लगता है इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं था, एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन ना तो इस पे दहशतगर्दी सर बनती है, ना ही कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन बनती है कि आप कहें कि इसके ऊपर पर्चा दे दो। अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं एक्शन लूंगा आईजी डीआईजी तुम्हारे खिलाफ, ऊंची आवाज में कह रहा है या तड़ल्ले से कह रहा है, चले, तो इतनी तो ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए कि पर्चा ही दे दें आप उसके ऊपर। वो तो एक्शन लेने की बात कर रहा है, कानूनी एक्शन लेने की। देखिए अच्छा, आप सब बात यह है कि आप भी इस पाकिस्तान में रहते हैं, ये मैं जैसे पहले आपको कहा है कि सियासी लोगों के ऊपर ये FIRs कटती रहती हैं, गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि फिर भी कोर्ट्स ऑफ लॉ यही हैं जो उनको रिलीफ देती है। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी को दफ़ा 144 में किसी सियासी लीडर को या कारकुन को सज़ा हुई हो या 506 के पर्चे में सज़ा हुई। उनको पता होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है और अदालतें भी उनको सीरियस नहीं लेती। मैं ये नहीं कहता कि किसी पे आप गैर ज़रूरी FIR काटें, बिल्कुल इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारी जो सियासी लोग हैं, सियासी लीडरान हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने फॉलोअर्स को आइन और कानून, इदारों का एहतराम जो है वो सिखाएं, न कि उनको इश्तिआल दिलाएं या ऐसी सख्त गुफ्तगू करें कि जिसमें उनका जो सपोर्टर है वो एक गलत एक परसेप्शन जो है वो कायम कर ले। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह कावर साहब हमें ज्वाइन करने। आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह कावर साहब के एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन अगर एहतियात नहीं बरती गई और सख्त बात की गई है तो रद्द अमल भी उतना ही होना चाहिए जिस हिसाब से बात की गई है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है तो उसमें से एक क्रिमिनल ऑफेंस निकाल दिया जाए, वो भी दहशतगर्दी का। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादती वाली बात है। आगे बात करते हैं पाकिस्तान के असल इशूज़ पे। एक आम पाकिस्तानी की बात करते हैं,
उसकी बात करते हैं जो इस वक्त सैलाब में रो रहा है बैठा हुआ, जिसका घर बह गया है, जिसके बच्चे बह गए हैं, जिसके पास खाने पीने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। और हमारे सियासतदान यहाँ पर एक दूसरे पर FIR दर्ज कराने में मसरूफ़ हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब पर भी पर्चा दर्ज हो गया। आज किधर हुआ है जी ये पर्चा दर्ज हुआ है? ये गुजरात में दर्ज हुआ है राना सनाउल्लाह साहब पे। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे PTI की हुकूमत थी। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब है। क्यों हो गया? क्योंकि अब स्कोर सेटल करना था। इमरान खान पे अगर पर्चा हुआ है और PTI कहती है कि गलत हुआ है तो यहाँ पर भी पर्चा दर्ज होगा। ये हमारा जुडिशल सिस्टम है। इन लोगों की अना की नजर हो गया है हमारा जुडिशल सिस्टम। भाई इस जुडिशल सिस्टम का काम तो एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ देना, उसकी घर की दहलीज पर फौरी और सस्ता इंसाफ देना है। उसको आपने ठीक करना है। सिस्टम को आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो PMLN वाले हैं, चाहे वो PTI वाले हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। बहरहाल तो आम पाकिस्तानी की बात करते हैं। सैलाब की क्या सूरत हाल है सुनिएगा। बच्चे हमारे भूखे हैं। बस मौला बस कर दे, बारिश को बंद कर दे, बारिश को बंद कर दे। रात भी हम लोग के तले आसमान से गुजारा है। कुछ भी नहीं मिला, सारे बच्चे भूखे पड़े, पानी के घर पर डूबे पानी में। बड़ा सैलाब आया, आपके सामने है। सारे फसल लेके गया, हमारा माल मोशी हमारा लेके गया, पानी में बह गया। बिस्तरा वगैरह हमें रोड के ऊपर आए, यहाँ पे रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सैलाब की तबाहकारियों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं फ़राह अज़ीम शाह, आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन हैं, और आलिया सारिम बरनी साहिबा कराची से, आप सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रही हैं। आप दोनों ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे स्टार्ट करते हैं। आलिया सारिम बरनी साहिबा, फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है सिंध में सैलाब की, और आप लोग क्या कर रहे हैं, और जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई डैमेज कंट्रोल हो रहा है? गवर्नमेंट के साथ तक साथ दे रही? गवर्नमेंट अगर साथ देती तो हालात बहुत बेहतर होते। गवर्नमेंट की तरफ से वादे बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आलम ये है कि इदारे तो काम कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जैसे हमने 2005 के ज़लज़ले में देखा था कि लोग खुद बहुत इनिशिएटिव ले रहे थे। इस वक्त कराची का हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं कैसे उनकी मदद करूं। यानी ये जो हमारा जज्बा है ये मुझे दोबारा नजर आ रहा है हमारी पब्लिक में। और मेरे इदारे के हवाले से हमें जो चीजें हम पहुंचा रहे हैं और जो हमें मजीद चीजें चाहिए, उसमें खाने पीने की अशिया है जो हम पहुंचा रहे हैं, खुश्क राशन। और सिर्फ ये बलूचिस्तान और सिंध नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई इलाकों में ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश फिर हम पर है, और अल्लाह करे कि हम इसको पूरी तरह से हम इस पर पूरे उतर सकें। इशू इस वक्त ये है कि सैलाब आज नहीं, सैलाब का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जब तक सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट नहीं होती, सोशल मीडिया पर जब तक तस्वीरें नहीं देखी जाती, और कराची में जो हालात हुए नहीं होने चाहिए थे लेकिन उसकी हर जगह की तस्वीर हमने देखी। जिन इलाकों की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, उनकी तस्वीरें अब तो आ रही हैं बहुत तेजी से, लेकिन अब से कुछ दिन पहले तक वो तस्वीरें नहीं पहुंच रही थी, तो लोग उस चीज को बहुत आसान ले रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में आज भी मैं समझती हूँ कि भूख से किसी की जान नहीं जा रही। आज भी पानी अगर खड़ा है तो हमें पता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में निकाल दिया जाएगा, हम सेफ जगहों पर पहुंच गए। लेकिन जो अंदरूनी सिंध के हालात हैं और जो बलूचिस्तान के हालात हैं कि सारे पुल टूट गए हैं, सारी कम्युनिकेशन खत्म हो गई है, वहाँ जिंदगी और मौत का मसला है। वहाँ इसको इतना आसान नहीं लिया जा सकता। वहाँ सिर्फ एक चीज नहीं बह गई, वहाँ हर चीज बह गई है। यानी अगर हम उसको शुरू करें कि वहाँ के लोगों के पास उनका घर बह गया, उनका मवेशी बह गया, उनकी फसलें बह गई, तो जब ये सारी चीजें बह गई तो वो तो रोड पर बैठे हैं। और अब तो वो वीडियोस, वो चीजें बहुत अच्छी तरह सोशल मीडिया पे वायरल है, सबको पता है। लेकिन यकीन जानिएगा कि ऐसे ही हो रहा है कि अगर मेरे घर के मुलाजिम हैं, क्योंकि मेरे घर में अगर कोई काम कर रहे थे या और जगहों पे, तो उनके लवाहिकीन। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, गवर्नमेंट से पूछते हैं। आपने कहा कि लोगों का घर बह गया, सामान बह गया, मवेशी बह गए। फ़राह अज़ीम शाह साहिबा, ये बताइएगा कि
बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। कल मैंने एक इंट्रो में थोड़ी सी बात की थी सैलाब के हवाले से। आज मुझे एक साहब की कॉल आई कि मैंने कल आपका शो देखा था, आपने सैलाब ज़दगान के हवाले से बात की थी, तो मैं कुछ पैसे डोनेट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको भिजवा दूँ। मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं भिजवाएं, आप उनको भिजवाएं जो काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा किसको भिजवाऊँ, कोई क्रेडिबल बंदा बताएं, इदारा बताएं, हुकूमत का अकाउंट बताएं। तो मैंने कहा जी ये मैं आपको पता करके बताऊँगा। तो इस हवाले से आप के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन इस हवाले से या कोई डोनेशंस देना चाहते हैं लोग, जैसे आज मुझे एक फ़ोन आया, तो कहाँ पर डोनेट करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हालात तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और कुछ इलाकों में तो सिचुएशन बेहद क्रिटिकल है। और जिस तरीके से ज़मीनी राब्ते भी कुछ इलाकों में, पूरे बलूचिस्तान में नहीं, कुछ इलाकों में ज़मीनी राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हैं। और अगर मैं थोड़ा सा पहले आपको ये फ़ंड्स के हवाले से बात करने से पहले बता दूँ हालात मौजूदा वहाँ पर क्या हैं। अगर योब से आगे आप जाते हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, जिसकी वजह से जो इंतज़ामिया है और जो रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स वहाँ पर काम कर रही हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। इसी तरीके से लसबेला के कुछ इलाके हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और ज़मीनी रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हैं। ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया वहाँ मौजूद नहीं है, इंतज़ामिया हर जगह मौजूद है। PDMA की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को जो फूड एंड नॉन फूड आइटम्स हैं वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। हमारे लोडेड ट्रक्स खड़े हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ इलाकों में एक्सेस में मुश्किल आ रही है। और इसी तरीके से जो हमारी हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी ऑपरेशन में शामिल हैं, लेकिन शदीद बारिश है। कल भी कोयटा और जो मुंसलिक इलाके थे शदीद बारिश थी, योब से आगे बहुत शदीद बारिश थी, इसी तरीके से खुजदार, कोयटा और ये सारे इलाके। अभी देखिए प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि ये बारिशें जो हैं ये मज़ीद कुछ दिन तक चलेंगी। अब हम आ जाते हैं फ़ंड्स की तरफ। देखिए, जो लोग आपसे ये पूछ रहे हैं फ़ंड्स, अभी काबीना का इजलास हुआ था पिछले दिनों और फ़ंड रेजिंग का जो आगाज़ किया गया था, चीफ मिनिस्टर और काबीना ने अपनी तनख्वाहें उसमें दी थी और हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं बलूचिस्तान के, एक दिन की तनख्वाहें इस चीज़ से आगाज़ किया गया था। और मैं आपको डिटेल्स भिजवा दूँगी कि कहाँ पर कौन से कंसर्न लोग हैं जहाँ पर ये फ़ंड्स दिए जा सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने चीफ मिनिस्टर की देखी होगी तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे पूरे बलूचिस्तान की इंतज़ामिया को, चाहे वो जिस लेवल पे भी काम कर रहा है, जिसकी जो जिम्मेदारी लगाई गई है, उन्होंने कहा है कि जिसकी नाअहली नालायकी सामने आई वो अपने आप को सस्पेंड समझे। और फिर जो फंड्स आ रहे हैं, जो एड्स आ रही है, जैसे कि अभी परसों ही हमने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस, आप दोनों मेरे साथ रहिएगा, मजीद बात करते हैं इस इशू पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवाज़। आलिया साहिबा, ये सैलाब की सिचुएशन के हवाले से आज ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और फिर फैसला ये हुआ कि तमाम जो जनरल ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह डोनेट की है सैलाब ज़दगान के लिए। इसी तरह वफाकी काबीना ने ऐलान किया है कि हम भी अपनी 1 महीने की तनख्वाह डोनेट कर रहे हैं। उसके अलावा फ़ौज की तरफ से राशन भी प्रोवाइड करने का कहा गया। लेकिन 3 करोड़ मुतासरीन हैं, 900 की डेथ हो चुकी है लोगों की अभी तक सैलाब से। तो आपको लगता है कि जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है इससे मजीद अमवात को रोक लिया जाएगा? देखिए, पाक आर्मी तो अपना रोल हमेशा ही अदा करती है। पाक आर्मी ने तो इस सैलाब में भी अपना रोल प्ले किया था। जो 6 अफराद शहीद हुए थे, एविएशन हेलीकॉप्टर जो लापता हुआ और फिर वहाँ पे जो शहादतें हुई, इमदादी ऑपरेशन में जाने दी। पाक आर्मी की सोच अच्छी है, वो अपने तौर पे, शहादत से बड़ा तो कोई जज्बा नहीं होता जो उनके पास है। लेकिन बात यह है कि इन चीज़ों को ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहिए। इस वक्त भी मैं पब्लिक में देख रही हूँ कि लोग पैसे भी देना चाह रहे हैं, लोग सामान भी देना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक शक की कैफियत उनके दिल दिमाग में ये होती है कि आया सामान उन तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, हर चीज़ की वीडियो चाहिए, हर चीज़ का कवरेज चाहिए। ये वाली सोच के चीज़ों का ऑर्गेनाइज ना होना, ये बहुत गलत है, जिससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे सामान जाया हो जाता है। और ये वाली सोच जो एक शक व शुबे वाली होती है, ये भी नुकसान पहुंचाती है। हमेशा चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहिए, उन इदारों के साथ खड़े होना चाहिए। उन जैसे पाक आर्मी तो खैर टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी NGOs हैं जो काम करती हैं, और उनके साथ खड़े होकर आप एक चेक एंड बैलेंस जरूर रखें, लेकिन अल्लाह उनको काम सुकून से करने दें। एक एक चीज का कवरेज, एक एक चीज की वीडियो आपके पास अगर फौरी तौर पर नहीं भी पहुंचती तो आप उस चीज इमदाद को अपनी नहीं
नहीं रोकेंगे। और अपनी मदद, आपका जज्बा बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं सिर्फ यही बताऊंगा एहतशाम भाई कि जो सामान बांटा जाता है ये भी बहुत तरीके से पैक होता है। अगर ये प्रॉपर पॉलिथीन में पैक नहीं हुआ, प्लास्टिक के साथ ये पैक नहीं हुआ, तो सामान जाया हो जाता है, वो पानी में खराब हो जाता है। तो इसकी पैकिंग भी बहुत तरीके से होती है। दूसरी जी ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, अब मैंने फराह साहिबा से भी, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मुझे इजाजत दीजिएगा। फराह साहिबा, ये जो ऐलान हुआ है आज के जनरल ऑफिसर्स पाक फौज के 1 महीने की तनख्वाह अपनी डोनेट कर रहे हैं, वफाकी काबीना ने कहा है कि हम भी 1 महीने की तनख्वाह डोनेट करते हैं, कुर्बानी तो है और राशन भी आ रहा है फ़ौज की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए, लेकिन क्या मामलात इससे हैंडल हो जाएंगे, डील हो जाएंगे? देखिए, हेड्स ऑफ टू पाक आर्मी। आपको पता है कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस तरीके से हमारे जो हीरोज़ थे वो रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन पे उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और आज जो ये जेस्चर है ये नहायत खुशाइंद है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं एहतशाम, यू आर द वन ऑफ द रिनाउंड एंकर ऑफ पाकिस्तान। ये 75 साल की महरूमी बलूचिस्तान की मैं इस 5 मिनटों में आपको कैसे बताऊंगी। अब आपकी नज़र और मेरी नज़र भी घड़ी पर है कि अब तो ब्रेकिंग जो न्यूज़ है उसका टाइम हो जाएगा, तो ये प्लीज़ इस पर एक पूरा प्रोग्राम आप करें ताकि मैं आपको बलूचिस्तान का मसला सही तरीके से बता सकूं, और आपके ज़रिए, आपकी बड़ी ताकतवर आवाज़ है, ताकतवर प्रोग्राम है, आपके ज़रिए फिर हमारा पैगाम पूरा पाकिस्तान सुने। तो इन चंद मिनटों में मैं आपको ये 75 साल की कहानी कैसे सुनाऊंगी। और फिर दूसरी बात, ये आपने कहा ये जेस्चर बहुत अच्छा है, ये रिवाज बलूचिस्तान से शुरू हुआ। एक और रिवाज सुन ले, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि अभी चीफ मिनिस्टर एक कमेटी कायम कर रहे हैं, और उस कमेटी में तमाम ऑपोजिशन, तमाम हमारे सरबराहान जो भी होंगे अपनी जाती मफाद को, अपनी रंजिशों को, अपनी पार्टीज को एक तरफ रखते हुए एक कमेटी में शामिल होंगे, और सब फिर मिल के ये काम करेंगे कि बलूचिस्तान के लोगों को रिलीफ कैसे देना है और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है उसके डैमेजेस को हमने कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि बलूचिस्तान बाकी सूबों से पहले ही बहुत पीछे है। इस सैलाब की तबाहकारियां आके आप देखें, बलूचिस्तान में बहुत तबाही आई है, लेकिन हम अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट करेंगे। जी बिल्कुल, और आपने जहाँ तक कहा कि बलूचिस्तान की महरूमियों पर यकीनी तौर पर एक प्रोग्राम भी कम है, एंड आई टोटली एग्री विद यू, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम भरपूर प्रोग्राम करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान के लोगों पर, बलूचिस्तान में हर 100 में से जो 70 बच्चा स्कूलों से बाहर है और वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स करें, और उसमें हम इंशाल्लाह आपको भी इन्वाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।